एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस पॉडकास्ट को आप मोबाइल साइड में रखकर हेडफोन्स लगाकर सुनिए। आपका एक्सपीरियंस और भी इमर्सिव हो जाएगा। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का फैसला कुछ कागज के पन्नों और बस एक बटन से हो जाए। और क्या, एक पल में लाखों मासूमों को राख में बदल देना, शांति का रास्ता हो सकता है। वेलकम टू द डिबेट, जहां हम इतिहास के सबसे उलझे हुए और मुश्किल पन्नों को अलग अलग नजरियों से गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय मानव इतिहास के सबसे खौफनाक और विवादित मोड़ों में से एक है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने का फैसला। जी, एक ऐसा फैसला जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा। देखिए, इस विषय पर मेरा स्पष्ट मानना है कि ये एक भयानक, दिल दहला देने वाली घटना जरूर थी, मैं इससे इनकार नहीं करती। लेकिन उस समय के जो हालात थे, दुनिया के सबसे खूनी युद्ध को खत्म करने के लिए ये एक अनिवार्य सैन्य जरूरत थी। और मैं इस विषय को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूँ। मेरे लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का इस्तेमाल कोई सैन्य जरूरत थी ही नहीं। अच्छा जी, ये मानवता के खिलाफ किया गया एक क्रूर अपराध था। एक ऐसा जियोपॉलिटिकल दाव जिसकी कीमत लाखों बेगुनाह औरतों, बच्चों और बुजुर्गों ने पल भर में राख होकर चुकाई। इसे हम किसी भी लॉजिक से सही नहीं ठहरा सकते। आप इसे क्रूर अपराध कह रहे हैं, जो कि एक बहुत भारी शब्द है। लेकिन देखिए, हमें 1945 की उस ज़मीनी हकीकत को समझना होगा जहां से ये फैसला लिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था। इसमें लगभग 8 करोड़ लोग मारे गए थे। 8 करोड़। और जब हम पैसिफिक थिएटर की बात करते हैं, यानी प्रशांत महासागर में जो युद्ध लड़ा जा रहा था, तो अमेरिका के सामने एक ऐसा दुश्मन था जो सरेंडर शब्द का मतलब ही नहीं जानता था। लेकिन वो बस एक सेकंड, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। आप इवो जिमा की लड़ाई को ही देख लीजिए। एक छोटे से द्वीप को जीतने के लिए 7,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। जापानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय मौत को चुना। उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। मैं इवो जिमा के सैनिकों की बात समझता हूँ, लेकिन इवो जिमा के सैनिक और हिरोशिमा के आम नागरिक, ये दोनों बहुत अलग हैं। बात सिर्फ सैनिकों की नहीं है ना, बात उस पूरे माइंडसेट की है जो जापान की लीडरशिप ने अपनी जनता में भर दिया था। उनके कामिकाज़े पायलट जानबूझकर अपने विमानों को अमेरिकी जहाज़ों से टकरा देते थे। अगर अमेरिका को ऑपरेशन ओलंपिक के तहत जापान की मुख्य भूमि पर ज़मीनी हमला करना पड़ता, जो कि एक हाइपोथेटिकल स्थिति है। हाइपोथेटिकल नहीं, वो पूरी तरह से प्लान किया जा चुका था। अमेरिकी जनरलों का अनुमान था कि दसियों लाख अमेरिकी और जापानी सैनिक और अनगिनत नागरिक उस ज़मीनी हमले में मारे जाते। परमाणु बम गिराने का फैसला कोई खुशी से लिया गया फैसला थोड़ी था। ये आप और ज्यादा जाने बचाने का एक कड़वा लेकिन जरूरी लॉजिकल गणित था। आप लॉजिकल गणित कह रही हैं? जी। देखिए, कागज पर यह गणित बहुत आसान लगता है कि हमने 1 लाख लोग मारे ताकि 10 लाख बच सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब वो 10,000 डिग्री की चमक उठी तो उस गणित के अंदर असल में कौन लोग थे? युद्ध में नुकसान तो जब आप और ज्यादा जाने बचाने की बात करती हैं तो आप उन चीखों को अनसुना कर देती हैं जो 6 और 9 अगस्त 1945 को गूंजी थीं। हिरोशिमा और नागासाकी को मिलाकर 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, और ये सैनिक नहीं थे। मैं मानती हूँ कि वो नागरिक थे। बिल्कुल, ये वो लोग थे जो अपने घरों में सो रहे थे, बच्चे जो स्कूलों में थे, औरतें जो खाना बना रही थी। एक पल में बस एक तेज चमक के साथ उनका वजूद वाष्पीकृत हो गया। वो लिटरली राख में बदल गए। हम इसे महज गणित कैसे कह सकते हैं? मेरा मतलब इंसानी जानों को कम आंकना नहीं था। युद्ध में नागरिकों का मारा जाना हमेशा दुखद होता है, ये मैं पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। लेकिन ये सिर्फ मौत नहीं थी ना। जो बच गए, जिन्हें जापान में हिबाकुशा कहा जाता है, उनकी त्रासदी तो मौत से भी बदतर थी। रेडिएशन की वजह से। हाँ, वे पीढ़ियों तक रेडिएशन और ल्यूकेमिया का शिकार हुए। और सबसे बड़ी बात, अगर हम आपके सैन्य दृष्टिकोण की बात करें तो जापान वैसे भी हार की कगार पे था। उनकी नेवी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, वायुसेना लगभग समाप्त थी, उनके शहरों में खाने की इतनी कमी थी कि लोग भूखों मर रहे थे। जापान पहले ही घुटनों पर था। ऐसे में 2 परमाणु बम गिराना कोई सैन्य जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ अपनी ताकत का एक अमानवीय प्रदर्शन था, एक तरह का शो ऑफ था। मुझे लगता है कि जापान घुटनों पर था,
ये कहना उस समय की सच्चाई को बहुत हल्का कर देता है। आप जिस जापान की बात कर रहे हैं, उस जापानी सेना की क्रूरता का इतिहास हम कैसे भूल सकते हैं? क्रूरता तो युद्ध में दोनों तरफ से होती है। पर जापानी सेना का स्तर अलग था। मतलब 1937 के नैनकिंग नरसंहार को याद कीजिए, जहां जापानी सैनिकों ने 2 से 3 लाख निहत्थे चीनी नागरिकों को बेहद अमानवीय तरीकों से मार डाला था। और यूनिट 731, जहां जापानी सेना ने चीनी कैदियों पर बिना एनेस्थीसिया के खौफनाक मेडिकल प्रयोग किए, उन्हें हैजा और प्लेग जैसी बीमारियों से जानबूझकर संक्रमित किया गया। इसे ऐसे देखिए, मतलब एक एनालॉजी देती हूँ। जब शरीर में गैंग्रीन फैलता है तो एक डॉक्टर क्या करता है? वो पैर काट देता है। बिल्कुल, उसे पैर काटना पड़ता है। हाँ, वो क्रूर है, बहुत दर्दनाक है, लेकिन अगर वो पैर नहीं काटा तो पूरा शरीर सड़ जाएगा और मरीज मर जाएगा। 1945 में जापानी साम्राज्यवाद दुनिया के लिए वही गैंग्रीन बन चुका था। उसे जड़ से खत्म किए बिना दुनिया का बचना नामुमकिन था। मैं आपकी एनालॉजी समझ रहा हूँ, लेकिन वो पैर कोई बेजान हिस्सा नहीं था। जाहिर है, उस पैर में लाखों बेगुनाह लोग बसते थे, जिनका यूनिट 731 या नैनकिंग नरसंहार से कोई लेना देना नहीं था। क्या एक सेना के अपराधों की सजा आप उन छोटे बच्चों को देंगी जो हिरोशिमा की सड़कों पर खेल रहे थे? सजा देना मकसद नहीं था, पर नतीजा तो वही हुआ ना। क्या दुश्मन की क्रूरता हमें भी उसी स्तर पर उतरने का लाइसेंस दे देती है? और अगर हम तबाही की बात कर ही रहे हैं, तो हिरोशिमा से पहले ही मार्च 1945 में अमेरिका ने टोक्यो में फायर बॉम्बिंग की थी। आपको पता है फायर बॉम्बिंग क्या होती है? हाँ, वो एक रणनीतिक बमबारी थी जहां उन्होंने आग लगाने वाले बम इस्तेमाल किए थे। वो सिर्फ बमबारी नहीं थी, उन्होंने शहर पर नेपॉम गिराया। नेपाम आग का एक ऐसा तूफान बनाता है जो हवा से सारी ऑक्सीजन खींच लेता है। लोग बम से नहीं मरे, आग के उस बवंडर में उनका दम घुट गया। एक रात में 1 लाख लोग मारे गए और 10 लाख बेघर हो गए। उस तबाही के बाद जापान का मनोबल टूट चुका था। ऐसे में एक के बाद एक 2 परमाणु बम गिराना सिर्फ तबाही का अतिरेक था, मतलब एक ओवरकिल था। ये युद्ध जीतने के लिए नहीं था, ये सिर्फ बदला लेने का एक क्रूर तरीका था। नहीं, ये बदला नहीं था, ये युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने की डेस्परेशन थी। देखिए, अगर जापान का मनोबल इतना ही टूट चुका था जैसा आप दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने पॉट्सडैम डिक्लेरेशन के बाद सरेंडर क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी कुछ शर्तें थीं। लेकिन अमेरिका ने जुलाई में उन्हें सीधी चेतावनी दी थी। पॉट्सडैम डिक्लेरेशन कोई आम वार्निंग नहीं थी, उसमें साफ लिखा था कि अगर जापान नहीं झुका तो उन्हें प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन, यानी तुरंत और पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ेगा। जी। लेकिन जापानी लीडर्स ने क्या किया? उन्होंने इसे सिर्फ एक खोखली धमकी समझा। वे अपनी जनता को बांस के भालों से लड़ना सिखा रहे थे। मतलब वे अंतिम व्यक्ति तक लड़ने की जिद पर अड़े थे। जब कोई देश अपने पूरे अस्तित्व को एक आत्मघाती युद्ध में झोंक दे, तो उन्हें रोकने के लिए एक ऐसा मनोवैज्ञानिक झटका जरूरी हो जाता है जो उनकी लीडरशिप को जड़ से हिला दे। आप लीडरशिप को हिलाने की बात कर रही हैं ना, तो चलिए इतिहास का वो पन्ना खोलते हैं जिसे अक्सर मेन स्ट्रीम नैरेटिव में छुपा दिया जाता है। हमारे सुनने वालों में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि जापान ने सिर्फ परमाणु बम की वजह से सरेंडर किया ही नहीं था। असली ट्विस्ट कुछ और है। आप सोवियत यूनियन की एंट्री की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। 8 अगस्त 1945 को सोवियत यूनियन ने मंचूरिया पर हमला कर दिया था। जापानी लीडरशिप के लिए हिरोशिमा का बम उतना बड़ा झटका नहीं था जितना स्टालिन की रेड आर्मी का गेम में आना। और यहीं हमें अमेरिकी मंशा समझनी होगी। अमेरिकी मंशा युद्ध रोकने की थी? नहीं, पूरी तरह नहीं। मशहूर वैज्ञानिक लियो जिलार्ड और कई ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार अमेरिका ने परमाणु बम जापान को हराने के लिए नहीं गिराया था। इसका असली निशाना जोसेफ स्टालिन और सोवियत रूस को डराना था। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है, लेकिन फैक्ट्स इसे सपोर्ट करते हैं। अमेरिका जानता था कि युद्ध खत्म होने वाला है और इसके बाद दुनिया पर किसका दबदबा होगा ये तय होना बाकी था। बॉम्ब का निशाना भले ही जापान की जमीन थी, लेकिन असली मैसेज रूस के लिए था। लाखों बेगुनाह जापानियों को सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल किया गया। मैं मानती हूं कि सोवियत फैक्टर उस समय के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन के दिमाग में था, लेकिन क्या ये अमेरिका के लिए एक वैलिड चिंता नहीं थी? चिंता होना एक बात है, उसके लिए लाखों लोगों को मारना दूसरी। लेकिन आप याद करें कि सोवियत रेड आर्मी जब यूरोप से गुजरी तो उसने बर्लिन तक क्या तबाही मचाई थी। लाल सेना का खौफ पूरे यूरोप में था।
अगर अमेरिका परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करता और युद्ध महीनों लंबा खिंचता तो सोवियत सेना जापान के मुख्य द्वीपों तक पहुंच जाती। तो क्या होता? युद्ध तो वैसे भी खत्म होता। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है पता है आपको? जापान का बंटवारा हो जाता। जर्मनी की तरह एक ईस्ट जापान और एक वेस्ट जापान बन जाता। शायद कोरिया की तरह वहां भी दशकों तक चलने वाला एक खूनी युद्ध छिड़ जाता। देखिए, अमेरिका को 2 बुरे विकल्पों में से चुनना था। इतिहास में हमें हमेशा अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करने का मौका नहीं मिलता। ये सच है। हमें अक्सर बुरे और सबसे बुरे के बीच चुनना पड़ता है। बम ने युद्ध को तुरंत रोककर एक और लंबे, क्रूर शीत युद्ध के सीधे सैन्य टकराव को जापान की धरती पर टाल दिया। उसने जापान को एक बहुत बड़ी वैश्विक तबाही और बंटवारे से रोका। जापान को तबाही से रोका मतलब आपने एक शहर को उसकी पूरी आबादी के साथ राख कर दिया और आप कह रही हैं कि आपने उन्हें बचाया है? मैंने बड़े स्तर पर बात की है। मैं हमारे श्रोताओं से सीधे एक सवाल करना चाहता हूँ। सोचिए, अगर आपकी लाइफ में आपको खुद को या अपने देश को बचाने के लिए किसी निहत्थे परिवार को जिंदा जलाना पड़े, तो क्या आप अपनी इंसानियत दांव पर लगा देंगे? ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी। करते हैं तो ये कूटनीति लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत देखिए। इंटरनेशनल रेड क्रॉस की रिपोर्ट क्या कहती है? रेड क्रॉस की रिपोर्ट युद्ध के बाद की परिस्थितियों पर थी, बम गिरने के बाद की। और वो परिस्थितियां क्या थीं? हिरोशिमा और नागासाकी में 90% से ज्यादा मेडिकल स्टाफ मारा गया या अपाहिज हो गया। अस्पताल मलबे में तब्दील हो चुके थे। इलाज करने वाला कोई नहीं था। और जो आसमान से गिरा वो नॉर्मल बारिश नहीं थी। आप ब्लैक रेन की बात कर रहे हैं? हाँ, ब्लैक रेन या काली बारिश। जब वो मशरूम क्लाउड आसमान में गया तो उसने शहर की राख, जलता हुआ मलबा और रेडियो एक्टिव मटीरियल सोख लिया, और फिर वो सब पानी के साथ मिक्स होकर काले जहरीले कीचड़ की तरह नीचे गिरा। वो एक भयानक दृश्य था, मैं सहमत हूँ। जो लोग प्यास से तड़प रहे थे उन्होंने आसमान की तरफ मुंह खोल दिया। उन्हें लगा पानी है, वो पानी नहीं, सीधा रेडिएशन पी रहे थे। जो लोग मदद के लिए शहर में आए वे भी उस जहर से मारे गए। मेरा पॉइंट ये है कि कोई भी राजनीतिक परिस्थिति इस स्तर की अमानवीयता को सही नहीं ठहरा सकती। मैं इन खौफनाक मंजरों से इनकार नहीं कर रही हूँ। कोई भी संवेदनशील इंसान इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, आज 2026 में इन आरामदायक कमरों में बैठकर 1945 के हालात को जज करना बहुत आसान है। ये कहना बहुत आसान है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो लोग उस युद्ध के बीच में थे, जिन्होंने 4 साल तक हर रोज मौत देखी थी, उनके लिए फैसले कागज की नैतिकता पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकतों पर आधारित थे। नैतिकता भी कोई चीज होती है युद्ध में। लेकिन दुश्मन की भी तो देखिए। ओकिनावा की लड़ाई में जापानी नागरिकों ने अमेरिकी सेना के सामने सरेंडर करने के बजाय खाइयों से कूदकर सामूहिक आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उन्हें लीडरशिप द्वारा यही प्रोपेगेंडा सिखाया गया था कि अमेरिकी उन्हें टॉर्चर करेंगे। अमेरिकी समाज युद्ध से पूरी तरह थक चुका था। हर रोज सैनिकों की लाशें अमेरिका पहुंच रही थीं। जब आपके पास एक ऐसा हथियार हो जो इस सारे रक्तपात को एक झटके में रोक सकता हो, तो कोई भी लीडर उसे इस्तेमाल न करने का फैसला कैसे ले सकता था? अगर उनका मकसद सिर्फ रक्तपात रोकना था, तो क्या उन्हें इसे सीधे आबादी वाले शहरों पर गिराना जरूरी था? तो और कहाँ गिराते? जिस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत इस बम को बनाया गया था, उसके कई वैज्ञानिक खुद इस बम के इस्तेमाल के खिलाफ थे। वो जानते थे कि उन्होंने क्या राक्षस पैदा कर दिया है। उन्होंने सरकार को बाकायदा सुझाव दिया था कि बम का परीक्षण किसी सुनसान जगह या किसी खाली द्वीप पर जापानी प्रतिनिधियों के सामने किया जाए। हाँ, फ्रांसिस्कन रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ताकि जापानी लीडर्स इसकी ताकत देखकर डर जाएं और सरेंडर कर दें। लेकिन अमेरिकी राजनेताओं ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे इंसानों पर इस हथियार का लाइव एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। ये बहुत गलत आरोप है। वे देखना चाहते थे कि ये बम एक पूरे शहर और उसकी आबादी के साथ क्या कर सकता है। ये शक्ति के नशे में लिया गया एक अंधा फैसला था। मुझे लगता है कि लाइव एक्सपेरिमेंट कहना बहुत बड़ा एग्जैजरेशन है। देखिए, सुनसान जगह पर परीक्षण करने का सुझाव पूरी तरह से अव्यावहारिक था। अव्यावहारिक कैसे? लोगों को लगता है कि अमेरिका के पास उस वक्त परमाणु बमों का जखीरा था, लेकिन असलियत ये है कि अमेरिका के पास उस समय केवल 2 ही बम थे, सिर्फ 2, एक यूरेनियम बम और एक प्लूटोनियम बम। जी। अगर वे
डेमो के लिए किसी खाली द्वीप पर बम गिराते और वो किसी तकनीकी खराबी से नहीं फटता या जापान फिर भी सरेंडर नहीं करता, तो अमेरिका के पास क्या बचता? उनका सबसे बड़ा हथियार बेकार हो जाता और जापानी सेना का मनोबल और बढ़ जाता कि अमेरिका के पास अब कुछ नहीं है। लेकिन क्या एक बम काफी नहीं था? चलिए हिरोशिमा मान लिया, नागासाकी पर बम गिराने की क्या जरूरत थी? वो तो सरासर क्रूरता थी। क्योंकि हिरोशिमा के बम के बाद भी जापान ने तुरंत हार नहीं मानी थी। उन्हें समझने का वक्त ही नहीं दिया गया, सिर्फ 3 दिन का गैप था। लेकिन उन 3 दिनों में उनकी मिलिट्री लीडरशिप यही कह रही थी कि अमेरिका के पास ऐसा सिर्फ एक ही बम है और अब वो कुछ नहीं कर सकते। इसी हट को तोड़ने के लिए 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिराना पड़ा। ये इस बात का सबूत है कि जापानी लीडरशिप कितनी अड़ी हुई थी। उन्हें झुकाने के लिए उस दूसरे झटके की जरूरत थी। और मैं फिर कहूंगा कि नागासाकी के बाद भी असली दबाव सोवियत सेना के घुसने से बना था। लेकिन चलिए, अगर हम एक पल के लिए आपके इस लॉजिकल गणित को मान भी लें कि बम ने युद्ध को खत्म किया, तो क्या हम इसके दूरगामी परिणामों को अनदेखा कर सकते हैं? आपने एक युद्ध खत्म किया, लेकिन आपने पूरी मानवता के सिर पर तबाही की एक ऐसी तलवार लटका दी जो आज तक लटक रही है। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस घटना ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अपनी इस गहरी और बहुत जटिल बहस को समेटने का प्रयास करते हैं। जी। अपनी स्थिति का सारांश देते हुए मैं ये पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ कि परमाणु बम का गिरना मानव इतिहास का एक बेहद काला अध्याय है। ये कोई जश्न मनाने वाली बात नहीं है, लेकिन इतिहास हमें मजबूर करता है कि हम कड़वे सच का सामना करें। और वो सच ये है कि इस बम ने इतिहास के सबसे खूनी युद्ध पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया। इसने न केवल लाखों अमेरिकी सैनिकों की बल्कि लाखों जापानी नागरिकों की भी जान बचाई, जो एक ज़मीनी हमले में भुखमरी और क्रॉसफायर में मारे जाते। ये एक खौफनाक फैसला था, लेकिन उस समय के मौजूद सबसे बुरे विकल्पों में से यही एकमात्र व्यवहारिक विकल्प था। मैं आपके इस तर्क को सुनता हूं, लेकिन मेरा विवेक इसे स्वीकार नहीं कर सकता। युद्ध खत्म हुआ, ये सच है, लेकिन जिस शांति की नींव हिरोशिमा और नागासाकी के लाखों बेगुनाहों की लाशों और रेडिएशन के जहर पर रखी गई हो, वो इंसानियत की सबसे बड़ी हार है। मैं आपकी भावना समझ सकती हूँ। आज जब हम मुड़कर देखते हैं तो हमें उस तर्क से डर लगना चाहिए जो कहता है कि शांति के लिए कत्लेआम जरूरी है। आज हम दुनिया भर में 15,000 परमाणु हथियारों के साये में जी रहे हैं। 1945 के उस एक फैसले ने दुनिया को यह सिखा दिया कि बेगुनाहों को सामूहिक रूप से मिटा देना एक वैलिड सैन्य रणनीति हो सकती है। ये वो विरासत है जो अमेरिका ने छोड़ी। हम भले ही आज इस बात पर असहमत हों कि वो बम गिराना जरूरी था या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस बात पर जरूर सहमत होंगे कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उस बात पर हम पूरी तरह से सहमत हैं। उस तबाही का दोहराव कभी नहीं होना चाहिए। इतिहास की इन राख से ढकी तस्वीरों में जो सबक छिपे हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध में कोई जीतता नहीं है, बस हम अपनी इंसानियत का कुछ हिस्सा हार जाते हैं। एकदम सही कहा आपने। फैसला आपका है कि आप इतिहास के इस पन्ने को किस नज़र से देखते हैं। क्या वो एक ज़रूरी बुराई थी या मानवता के माथे पर लगा एक न मिटने वाला कलंक? सोचिएगा जरूर कि अगर उस दिन वो बटन ना दबता तो क्या दुनिया आज बेहतर होती या शायद और भी बदतर? हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।